Good morning, students. So today we are going to discuss class 10th political science chapter 2nd, federalism. So let us start the federalism. Federalism is a way of organizing a nation so that two or more level of government have formal authority over the land and people. तो यहाँ पर फेडरलिज्म का डेफिनेशन दिया हुआ है. सो फेडरलिज्म क्या है? इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजिंग ए नेशन. किसी भी नेशन को मैनेजमेंट करने के लिए, उस पर रूल करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है. तो वो सिस्टम क्या है? फेडरलिज्म में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है. पावर एक हाथ में नहीं रहने दिया जाता है. तो यहाँ पर लिखा गया है ऑर्गेनाइजिंग ए नेशन सो दैट टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव फॉर्मल अथॉरिटी ओवर द लैंड एंड पीपल. यहाँ पर कम से कम दो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए, और दो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम दो लेवल. और ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज द डिफरेंट पावर, है ना, एंड ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. एक ही सिटीजन को गवर्न करता है, लेकिन पावर डिफरेंट होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, व्हाट इज फेडरलिज्म? ओरिजिन, मतलब फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटेड. फेडरलिज्म का जन्म कहाँ से हुआ, ये आइडिया आया कहाँ से? तो फेडरलिज्म इज ए वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फोइडस विच मीन्स कॉम्पैक्ट और एग्रीमेंट. तो ये लैटिन वर्ड मीन्स इट कॉम्पैक्ट, किसी भी सिस्टम को कम से कम दायरे में सीमित करना है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर नहीं लेना है. अब मीनिंग, फेडरलिज्म इज ए मेथड ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउड टू और मोर entities to share control over the some geographical region. A federalism is a method of government. It is a method of government, how the government will run, that allow two or more entities share control over some geographical region. अब यहाँ पर two or more level of the government, each level of the government has to govern the same citizen. अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट जो होती है, सपोज सेंट्रल, स्टेट, लोकल, है ना, और पंचायती राज. तो हर गवर्नमेंट एक ही सिटीज़न को गवर्न करती है. ऐसा नहीं कि सेंट्रल किसी दूसरे सिटीज़न को, स्टेट किसी दूसरे सिटीज़न को. सारी गवर्नमेंट एक ही सिटीज़न को गवर्नमेंट करती है, लेकिन इंटाइटीज मीन्स एरिया अलग अलग होता है ना. यहाँ पर एरिया ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को देखेगी, और लोकल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को देखेगी. तो इसका एग्जांपल आगे दिया जाएगा आपको. दूसरा दिया, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री. अब यहाँ पर क्या है फेडरलिज्म में? पावर इज डिवाइडेड. अब पावर इज डिवाइडेड बिटवीन होम, किसके बीच में पावर को डिवाइड किया जाएगा? तो सेंटर, स्टेट एंड लोकल. सारे दुनिया में जितने भी देश हैं, सब जगह 2 और 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना. हमारे देश में इंडिया इज ऑल्सो ए फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. सो हमारे यहाँ 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है. अब यहाँ बोला है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर डिवाइडेड है. सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है? इट विल लुक आफ्टर द डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ द बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री की सिक्योरिटी देखेगा. उसके बाद टैक्सेशन, फॉरेन अफेयर्स. तो ये सब एरिया ऑफ पावर है ना. करेंसी. तो उसी एरिया, जिस एरिया उस दायरे में रखा गया है, वही दायरे को देखेगा, अपने दायरे से आगे नहीं जाएगा. एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? ए पर्टिकुलर पार्ट. ए नेशन इज सब डिवाइडेड. राष्ट्र को फिर डिवीज़न किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट लेवल के बेसिस पे, है ना. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट. तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, तो उसका पावर अलग होता है. अब स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग होगा. अब इसके आगे
फेडरलिज्म यहाँ यूजली ए फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब बोला कि फेडरेशन हैज 2 लेवल, मिनिमम 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए, तभी उसको हम फेडरेशन कहेंगे, फेडरल सिस्टम कहेंगे। 1 इज गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। अब बोल रहा है कि वन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर कंट्री, है ना, यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिया जाएगा कॉमन नेशनल इंटरेस्ट का, बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। कॉमन, चाहे कोई भी सपोज करेंसी इज द पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर क्या आता है, करेंसी आती है, फॉरेन अफेयर्स आता है, तो इस क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। डिफेंस आता है ना, नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि देश के सुरक्षा के मामले में कोई भी डिसीजन लिया गया तो उत्तर प्रदेश के लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और तमिलनाडु के लोगों पर कम प्रभाव पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो कॉमन इंटरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वही पावर दिया गया है कि कॉमन इंटरेस्ट, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस लोगों पर डिफ्रेंशिएट नहीं होगा लाइफ पे। अब द अदर आर गवर्नमेंट और द लेवल्स ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स, इसके बारे में आपको पढ़ा है। सेकेंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, जिसको प्रोविंस भी कहा जाता है और स्टेट भी कहा जाता है, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट। यहाँ पर डे टू डे लाइफ में जो हमारे होता है स्टेट गवर्नमेंट देखती है ना, क्योंकि हर स्टेट का डाइवर्सिटी अलग है, वहाँ पर क्षेत्र अलग है। तो डे टू डे लाइक लैंड रेवेन्यू, यहाँ पर लैंड रेवेन्यू, कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री हम करवा रहे हैं, है ना, लोकल अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्या है, डे टू डे लाइफ पर हमारा प्रभाव डालता है। टैक्सेशन कितना होगा, कोई भी हम रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं ज़मीन की या अपनी प्रॉपर्टी की। अब आगे दिया हुआ है, बोथ दिस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एंड दिस पावर इज डिफरेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंजॉय डिफरेंट पावर, स्टेट गवर्नमेंट इंजॉय डिफरेंट पावर। यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है ना, दखल अंदाजी कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि पावर अलग है, अधिकार क्षेत्र उनका अलग है, इनका अलग है ना। तो क्लासेस, कोई भी विवाद इनके बीच में नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया गया फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो। तो फेडरल कंट्री, दुनिया में कितनी फेडरल कंट्री हैं, तो जितना भी रेड से मार्क किया गया है ये सारे फेडरल कंट्री हैं, लाइक कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा क्या है, इथोपिया, नाइजेरिया, ये सारा फेडरल कंट्री हैं, है ना। और यूरोप में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड 2 ही फेडरल कंट्री हैं, है ना। तो ये मैप में दिखाया गया कि कितने फेडरल कंट्री। अब यहाँ पे लिखा है थ्रू ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड 192 कंट्री हैव द फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। दुनिया में 192 कंट्री में केवल 25 कंट्री हैं जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है। तो फेडरल स्ट्रक्चर, अब हमने क्या देखा यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द बिग कंट्री, दुनिया के जितने बड़े देश हैं ज़्यादातर फेडरल हैं, कुछ एक को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे चाइना है ना, तो चाइना, फिर मंगोलिया, है ना, कुछ ऐसे देश हैं जिसको छोड़ करके बाकी जितने भी बड़े देश हैं सारे फेडरल सिस्टम। अब चाइना आपको पता ही है यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं चलता। अब व्हाट इज द यूनिटरी सिस्टम? अब यूनिटरी सिस्टम मीन्स ए सिंगल सिस्टम, है ना। ऑल द कंट्री विल गवर्न बाय द सेम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पर कोई भी पावर डिवीज़न नहीं होता है, कोई स्टेट नहीं होता है, लोकल नहीं होता है ना। अभी दिया हुआ व्हाट इज द यूनिटरी सिस्टम? इन दिस फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द होल कंट्री। यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि देयर इज ए ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द होल कंट्री।
पूरे देश में केवल एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है ना। इफ देयर आर मोर सब यूनिट दे आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल। अब पावर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के लिए, है ना, जो सरकार है सुचारू रूप से चले, इसके लिए क्या होता है, डिवीज़न किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होता है। आप देखे ही हो, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट विलेज होता है, उसके बाद ब्लॉक होता है, सब डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद मंडल होता है, उसके बाद स्टेट होता है। तो ये क्या है, ये क्यों डिवाइड किया गया है? फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर ढंग से किसी भी चीज़ को चलाया जा सके, इसलिए उसको सब डिवाइड, अलग अलग लेवल पर जिम्मेवारी अलग अलग लोगों को दी गई है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि फेडरल यूनिटरी गवर्नमेंट में भी, है ना, डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ द स्टेट, स्टेट का डिवीज़न होता है ना, स्टेट बटा होता है, वहाँ भी स्टेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, है ना, सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन हर कोई क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, सबऑर्डिनेट टू सेंटर, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेंगे, है ना। हियर सेंट्रल गवर्नमेंट पासेस ऑन द ऑर्डर टू अदर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। अब ऊपर हमने पढ़ा है कि इन यूनिटरी सिस्टम कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में उसको डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेट हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के अधीन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे अधीन हैं। अब डेफिनेटली जब अधीन होगा तो वो ऑर्डर किसका लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्डर देती है और उस ऑर्डर का सब लोग पालन करते हैं। अदर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट होता है, यहाँ भी यूनिटरी सिस्टम में भी स्टेट होता है ना, यहाँ पे मंडल और डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ भी होता है। लेकिन ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट होते हैं, अधीन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो यूनाइटेड किंगडम फेडरल कंट्री नहीं है, यूनिटरी सिस्टम चलता है यहाँ पे। अब आगे, व्हाट इज फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम हम कहेंगे किसको, है ना। सम फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम दिया है। इन दिस फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब बोला कि पहला फीचर्स क्या है, इन दिस फॉर्म, इन फेडरल गवर्नमेंट देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। पहला फीचर्स है यहाँ, एटलीस्ट टू लेवल्स और मोर लेवल ऑफ द फेडरेशन यहाँ पे होना चाहिए। अब जनरली दो लेवल में क्या आता है, सेंटर और स्टेट। थर्ड लेवल हो जाएगा लोकल और पंचायती राज गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू डू समथिंग, वाई, बिकॉज पावर इज डिवाइडेड, अधिकार क्षेत्र अलग अलग है, सेंटर का अधिकार अलग है, स्टेट का अधिकार अलग है। एंड नो बडी विल इंटरफेयर इन ईच वन जुरिडिक्शन। कोई भी गवर्नमेंट किसी के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी यहाँ पर नहीं करेगी। अब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, सेंट्रल एंड स्टेट। अब डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रूल है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग रूल है, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेट करना है ना, प्रशासन अलग चलाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से चलाएगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पावर इज डिवाइडेड, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर होता है, एंड इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर है और कोई भी उत्तर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना है। जो चाहती है स्टेट गवर्नमेंट अपने वेलफेयर, अपने स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए कर सकती है ना। उसका कोई भी आंसर उसको नहीं देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पूछ सकता है यहाँ पे। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। अब क्योंकि बोथ द लेवल
ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट द सेम पीपुल, दोनों लेवल की सरकारें एक ही लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करती हैं, शासन करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, आंसर अब किसको देना है, बिकॉज ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों ने चुन करके भेजा है। क्यों चुन करके भेजा है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड टू एडमिनिस्ट्रेट ए नेशन परफेक्टली और ए स्टेट। तो जब भेजा गया आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो जनता क्या करती है, सवाल कर सकती है। तो सवाल किससे करेगी? जिसको भेजा गया है काम के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उससे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जनता सवाल कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट से भी जनता सवाल यहाँ पर कर सकती है। अब एग्जाम्पल यूएसए, अब यहाँ पर क्या है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम कहाँ है? आपने देखा पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप, 25 कंट्रीज इन द वर्ल्ड है फेडरल स्ट्रक्चर। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, है ना, मैक्सिको, कनाडा, ये सारे फेडरल कंट्री हैं। यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर एक और डायग्राम दिया हुआ है, यूनिटरी एंड फेडरल स्टेट्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से दिया गया है यूनिटरी स्टेट, जितने भी ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है सारे के सारे यूनिटरी स्टेट है, मीन्स दे हैव ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। और जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है वो सारा का सारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना। और स्पेशल केस सोमालिया यहाँ पर। तो ये अब मैप में देख रहे हो, ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, यहाँ पर फिर रसिया, है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, यहाँ पर नाइजेरिया, इथोपिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे का सारे कंट्री क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर। और यूनिटरी सिस्टम कहाँ चलता है? जो बड़े देश हैं, जैसे चाइना हो गया, फिर मंगोलिया हो गया, है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे कंट्री, साउथ अफ्रीका में केवल इथोपिया और नाइजीरिया को छोड़कर सारे कंट्री क्या हैं, यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पर है। द की फीचर्स ऑफ द फेडरेशन, जो मुख्य बातें हैं फेडरेशन की, फेडरेशन किसको हम कहेंगे, है ना। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा जाएगा? तो स्ट्रक्चर उसका कैसा होना चाहिए, है ना। सो देयर आर 2 or more लेवल टियर ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट स्ट्रक्चर, 2 or more लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, दे आर डिफरेंट टियर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टियर हैड इट ऑन ज्यूरिडिक्शन। बोला है कि बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैज डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर अधिकार क्षेत्र, है ना। तो अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपने अधिकार, उसके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, जैसे प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी नोट्स, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये सारे के डिफेंस, तो ये सारे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार से क्षेत्र में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू, तो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो वही बोला है डिफरेंट, ईच टियर ऑफ द गवर्नमेंट हैज इट ऑन ज्यूरिडिक्शन, उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग है ना। तो अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ? स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन। अब बोल रहा है कि स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन मीन स्टेट गवर्नमेंट कैसा रूल बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा रूल बना सकती है, उनके दायरे में क्या आएगा। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कैसा भी रूल बना सकती है, उसका भी एक दायरा है कि स्टेट गवर्नमेंट कौन सा रूल बनाएगी। टैक्सेशन, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ टैक्स लगा सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ टैक्स लगाएगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, किस क्षेत्र को रूल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जुरिडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द टियर ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोल रहा है कि जुरिडिक्शन, अधिकार क्षेत्र जो भी गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो लोकल गवर्नमेंट, है ना, हर सरकार का जो अधिकार क्षेत्र है संविधान में स्पष्ट तरीके से इसकी व्याख्या की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगा, लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगा।
सो द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। अब बोला है कि जब अधिकार क्षेत्र है तो क्या है, संवैधानिक रूप से गारंटी देता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये क्षेत्र देखेगा, लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्षेत्र देखेगा, लोकल गवर्नमेंट ये क्षेत्र ये संविधान इसको पावर देता है ना। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलेटरली चेंज। अब बोला है कि संविधान जब पावर देता है तो क्या संविधान पावर को चेंज किया जा सकता है, स्टेट के पावर को कम किया जा सकता है कि बढ़ाया जा सकता है, या सेंट्रल के पावर को कम किया जा सकता है कि बढ़ाया जा सकता है, तो ये कैसे संभव है। तो बोल रहा है कि इफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर एग्री। अब बोला फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। फंडामेंटल प्रोविजन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर, या फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, संविधान में जो भी दिया है शासन की प्रणाली, तो उसको कौन चेंज करेगा। सच चेंजेस रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर फंडामेंटल मूलभूत जो अधिकार हैं सरकारों के, क्या सिटीजन के, है ना, नागरिक के भी मूलभूत अधिकार होते हैं और सरकारों के भी मूलभूत अधिकार होते हैं, तो इसको बदल कौन सकता है। तो बोल रहा है कि कंसेंट ऑफ द बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों लेवल की सरकारों से क्या है, यहाँ पर बैठकर बातचीत से हल करके ही मामला सुलझाया जा सकता है ना। एक कोई सरकार चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज नहीं कर सकती और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती जब तक दोनों गवर्नमेंट एक साथ ना बैठे। और पार्लियामेंट में स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राज्यसभा। तो कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर, अब इंटरप्रीट मीन्स व्याख्या, है ना। तो कोर्ट के पास पावर है कि वो व्याख्या कर सकता है। पावर, कभी कभी पावर को लेकर के क्या होता है, विवाद हो जाता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये है तो हमारे अधिकार क्षेत्र में ये है। सपोज कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी नदी का जल विवाद या यमुना नदी का जल विवाद, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ क्या है, दो स्टेट आपस में लड़ गए, है ना, अपने पावर को। तो यहाँ पर क्या है, इसकी व्याख्या कौन करेगा, कोर्ट। कोर्ट के पास अधिकार है कि अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करेगा। डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में अगर डिस्प्यूट, है ना, विवाद हो जाता है तो इसका हल कौन निकालेगा, कोर्ट, है ना। दो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से लड़ गई या स्टेट गवर्नमेंट से लड़ गई, तो इसका जो भी निपटारा कोर्ट में ही करेगा। कोर्ट के पास उसका अधिकार क्षेत्र है ना, व्याख्या कोर्ट करेगा कि आपके पावर क्या है और उनका पावर क्या है। द की फीचर्स ऑफ द फेडरेशन, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली इंश्योर इट्स फाइनेंशियल अथॉरिटी। अब की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, यहाँ पर मुख्य विशेषताएं फेडरेशन का। सबसे पहला, टू रन एवरी गवर्नमेंट वी रिक्वायर द फाइनेंस, मनी, पैसे की ज़रूरत होती है हर लेवल के गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो पैसा आएगा कहाँ से, पैसा डेफिनेटली टैक्सेशन, टैक्स से आता है। लेकिन टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाएगी, वो डिफरेंट। तो वही यहाँ बोला है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, है ना। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में कौन सा टैक्स आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में। आजकल जीएसटी लगता है, तो जीएसटी में भी दो पार्ट होता है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव। अब बोला है कि यहाँ पर ड्यूल ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पर डबल ऑब्जेक्टिव है ना। क्या क्या दिया हुआ है, पहला
टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब फेडरल सिस्टम लाया क्यों गया कि इंडिया इज ए लार्ज कंट्री विद द वास्ट डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी भिन्नता बहुत ज़्यादा है ना, और किसी एक विचारधारा के लोग सारे देश को गवर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो मोटो होता है ये क्या है, टू प्रमोट द यूनिटी, देश में एकता बढ़ाए रखना, बना के रखना, है ना, न कि देश में क्या है दंगा फसाद धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, है ना। सरकार का काम ये नहीं है। दूसरा, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब रीजनल डाइवर्सिटी एकोमोडेट, इंडिया अब अधिकार है कि वी कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे पास यह अधिकार है कि हम देश के किसी भी भाग में बस सकते हैं। तो एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। अब डेफिनेटली जब डाइवर्सिटी होता है तो वहाँ पर क्या होता है, भेदभाव हो जाता है ना। तो इसको कम करना, है ना, जैसे सारे लोग अलग अलग, अब दिल्ली हो गया तो यहाँ पर क्या है, रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट रीजन से लोग आकर सेटल हुए हैं। जितने भी कॉस्मोपॉलिटियन है, मेट्रोपॉलिटियन सिटी है, वहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, सब लोग शांतिपूर्वक रहें, सरकार को ऐसी व्यवस्था बनाकर देनी पड़ेगी। और इसके बाद दिया है, देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरेशन। तो यहाँ पर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के लिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लगी हुई हैं अलग अलग संस्थाएं, है ना। तो प्रैक्टिस ऑफ फेडरेशन, यहाँ फेडरेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। पहला दिया हुआ है, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब गवर्नमेंट ऑफ different levels means center or state, so they must agree on rules of power sharing। पावर शेयरिंग के रूल्स को उनको उस पर समझौता करना पड़ेगा, है ना, विवाद नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कॉमन सेंस की बात है, मोरल जिसको कहा जा सकता है, मोरल सेंस। They should also trust that each would abide by its parts of the agreement, and each level of the government also trust on each other। जो भी अधिकार क्षेत्र है उस पर ट्रस्ट करना होगा, है ना, एक दूसरे से भिड़ ना जाएं सरकारें। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आपस में भिड़ गए, तो यहाँ पर ट्रस्ट की बात है। अब ऑन आइडियल federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together। An ideal federal structure जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके, है ना। तो आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर हम किसको कहेंगे, बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैज म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों लेवल ऑफ द गवर्नमेंट म्यूचुअल कोऑपरेशन, है ना, पावर अलग अलग है लेकिन मिलजुल कर रहना पड़ेगा, न कि पावर अलग अलग है तो विवाद हो जाए, है ना। बैलेंस ऑफ पावर, हाउ द पावर विल बी बैलेंस्ड, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरी फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन। अब बोल रहा है कि ये अलग अलग फेडरेशन में, दुनिया में 25 फेडरल कंट्री हैं, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में जो फेडरल सिस्टम अपनाया गया है दुनिया का हर देश में वही फेडरल सिस्टम है, ऐसा नहीं है। अलग अलग फेडरल कंट्री दुनिया में है और दे हैव डिफरेंट पावर्स, है ना। यहाँ पर दिया है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरी फ्रॉम द फेडरेशन टू वन अनदर, है ना, पावर इज डिफरेंट। बहुत से ऐसे फेडरेशन है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया गया है, सेंटर के पास कम पावर है, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर स्टेट के पास ज़्यादा पावर है और सेंटर के पास कम पावर है। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म। अब बोला है कि ये बैलेंस ऑफ पावर आया कहाँ से, कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, कहीं सेंटर के पास ज़्यादा पावर है।
तो कैसे हिस्टोरिकल कंटेंट्स, यहाँ पर हिस्ट्री, कैसे ये फेडरेशन बने, किन परिस्थितियों में फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, अब यहाँ पर बोल रहा है कि अलग अलग दुनिया में अलग अलग फेडरेशन है ना, तो वही बोल रहा है कि टाइप, अब अलग अलग फेडरेशन जो हैं तो कितने टाइप्स के हैं, तो वहाँ पर 2 तरह के फेडरेशन है दुनिया में, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पर दिया भी है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच द फेडरेशन हैज़ बीन फॉर्म। अब कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बनने का कारण है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया गया आपको, है ना, हिस्ट्री से रिलेट करता है। तो फर्स्ट कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, डिफरेंट स्टेट्स कम्स टुगेदर, है ना, टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। अपने आप जो स्टेट थे अपने आप मिल करके और एक बड़ा यूनिट बनाए ये लोग। जैसे एग्जांपल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या हैं, कमिंग टुगेदर। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स थे, आपको पता है ये यूएसए की हिस्ट्री, है ना, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, मोस्टली फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री, पीपुल गॉन एंड सेटल्ड देयर, वहाँ पे जाकर बस गए और अलग अलग कॉलोनियाँ बना लिए, बाद में वो स्टेट्स हो गए। और फिर बाद में क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस, राष्ट्र, तो जब स्वतंत्र हो गए अलग अलग कॉलोनी ब्रिटेन से, तो वहाँ पर क्या हुआ, कमिंग टुगेदर, सारे जो कॉलोनी थी, स्टेट्स थे, एक साथ मिल गए और एक राष्ट्र का गठन किया, देश का गठन किया। उसी तरह स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया है, तो वही बोला, इट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन फ्रॉम ए बिगर यूनिट। सारे स्टेट मिल करके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं देश। इट हेल्प्स टू मेंटेन सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, संप्रभुता और सुरक्षा। अब मिलते लोग क्यों हैं, क्यों मिलते हैं, एक साथ रहना क्यों जरूरी है, तो बहुत बच्चों को पता भी होगा, शुरू से आप कहानी पढ़ते आ रहे हो, है ना, एकता में बल। तो ये सारे जो छोटे छोटे स्टेट थे एक साथ क्यों मिले, अपनी संप्रभुता को बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, है ना, और सिक्योर करने के लिए। हम एक साथ रहेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, अकेले रहेंगे कहीं भी मारे जाओगे, है ना, एक साथ रहोगे जल्दी कोई आपसे बोलेगा नहीं। ईच स्टेट इज इक्वली स्ट्रांग, अब यहाँ पर ईच स्टेट हैज इक्वली स्ट्रांग, यहाँ पर हर स्टेट के पास इक्वल पावर है, ऐसा नहीं कि किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। जैसे इंडिया में क्या है, हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, कुछ स्टेट के पास ज़्यादा पावर है ना। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक्स्ट्रा पावर देती है, बाद में आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया, बट आर्टिकल 371 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक्स्ट्रा पावर देती है रेस्ट ऑफ द स्टेट्स से, है ना। तो जबकि यूएस कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ये नहीं होता है, हर स्टेट के पास इक्वल पावर है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन कंट्री, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे यूएसए का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, कितने स्टेट्स मिले हैं, तो सबको आपको पता है यूनाइटेड स्टेट का फ्लैग देखे हो गए आप, 50 स्टार, 50 स्टेट्स एक साथ मिल करके एक कंट्री का गठन किया है। वहाँ जैसे उसी तरह स्विट्जरलैंड। अब टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, दूसरा टाइप, पहला हम पढ़े कमिंग टुगेदर, दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या है, इट इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द constituent states and the national government. Country is divided into states for better administration. Here large country is divided into smaller state for what purpose? For better administration. यहाँ एक बड़े से भूभाग या देश को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है ना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, किस लिए? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, सही ढंग से उसका प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जा सके, इसलिए उसको डिवाइड किया जाता है। इट हेल्प्स फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द डाइवर्सिटी। अब ऐसा क्यों होता है, डिवीजन से क्या फ़ायदा है? तो अकोमोडेशन ऑफ द डाइवर्सिटी, यहाँ पर डाइवर्सिटी अलग अलग होगी,
कल्चर अलग होगा, भाषा अलग होगी, है ना, धर्म अलग होगा, जाति अलग होगी। तो ऐसे क्षेत्र में शासन करना मुश्किल काम है ना। तो इसलिए डिवीज़न किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। मोस्टली इंडिया में जो भी स्टेट को डिवाइड किया गया, मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के आधार पर किया गया। और फर्स्ट स्टेट विच वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज आंध्र प्रदेश, जो मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग हुआ 1962 में। अब दूसरा पॉइंट दिया, सम स्टेट माइट बी गिवन मोर पावर, द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल। अब बोला कि सम स्टेट माइट बी गिवन मोर पावर, द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल। कुछ स्टेट को यहाँ पर ज़्यादा पावर है, कुछ स्टेट को कम पावर है ना। एंड सम स्टेट्स आर अंडर द हैंड्स ऑफ द सेंटर। एग्जाम्पल यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी भी क्या है, एक सब डिवीज़न है, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा पावर यूनियन टेरिटरी को नहीं दिया गया है, स्टेट को। अब स्टेट्स में भी कुछ को ज़्यादा पावर दिया गया है। मैं आपको एग्जांपल दिया आर्टिकल 370 और 371। तो 370 को ख़त्म कर दिया गया, 371 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक्स्ट्रा पावर देती है ना। तो एक्स्ट्रा पावर क्या है, यू कैन नॉट सेटल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आप संविधान पावर देता है कि यू कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री बट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर दिया गया। एंड अब यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। अब एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कंट्री, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पढ़े ही, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये तीनों कंट्री का एग्जाम्पल दिया गया। ये पहले बिगर यूनिट थे और बेल्जियम का लास्ट चैप्टर में आपने देखा भी। तो यहाँ पर ये चैप्टर को, इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और फेडरलिज्म के नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।